जय हिंद दोस्तों। 2024 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और फिर से अपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग पार्टी पे क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिए हैं और ये क्रिटिसिज्म इस लेवल तक पहुंच चुका है कि करंट गवर्नमेंट को एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक कहा जा रहा है। बेसिकली करंट गवर्नमेंट को एक डिक्टेटरशिप कहा जा रहा है। ये क्रिटिसिज्म बेसिकली अपोजिशन पार्टीज से आ रहा है, जहां पर उनका ये कहना है कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी इलेक्शंस जीतते हैं तो इलेक्शंस फिर से होंगे ही नहीं और इसका एक बहुत ही बड़ा असर देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्यों ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं और क्या होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म और क्या होता है डिक्टेटरशिप। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं और क्या सच में बीजेपी एक डिक्टेटोरियल फॉर्म यूज कर रही है और हम सबको डिक्टेटरशिप के अंदर रखी है या नहीं। चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इस लड़ाई को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें मेन वर्ड्स का मतलब समझ लेना जरूरी है, जो कि है डेमोक्रेसी और दूसरा शब्द है डिक्टेटरशिप। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बनता है, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल बाय, और यही अगर हम दो शब्दों को जोड़ दें तो ये बनता है रूल बाय पीपल। मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल्स का रूल होता है, मतलब यहां पर मेन डिसीजन जो होता है वो लोगों के हाथ में होता है। अब दो टाइप की डेमोक्रेसीज होती हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसीज और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेसिकली अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम जो हमारे इंडिया में विलेजेस में चलता है। और वही हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। जैसे कि जो हम लोग मेन सेंटर और स्टेट लेवल पे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स का जो इलेक्शन होता है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आता है। और दूसरा शब्द जो कि है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो पावर है वो कंसंट्रेटेड होती है कुछ लोगों के ही पास और उनकी पावर को लिमिट करने वाला भी कोई नहीं होता है, मतलब वो अनलिमिटेड पावर परफॉर्म करते हैं और उनकी पावर्स को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में देखते हैं कि उनके डिक्टेटर किम जोंग उन का रूल है, जहां ऑर्डर्स को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया एक मेजर डिफरेंस जो कि होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, यहां पर डेमोक्रेसीज को कई डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी या फिर अथॉरिटेरियन रेजिम। बेसिकली इन चारों डेमोक्रेसीज में पूरी कंट्रीज को अलग अलग पार्ट में रखा गया है। जहां पर हम बात करें इंडिया एक फ्लॉट डेमोक्रेसीज में आता है। इंडिया ही नहीं, यूएस भी इस फ्लॉट डेमोक्रेसीज की लिस्ट में आता है। अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की, तो उन्होंने एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और अगर हम इसकी बात करें करंट फॉर्म से तो ये बिल्कुल ही ठीक बात है, क्योंकि डेमोक्रेसीज में बेसिकली पीपल या लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसको हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में अभी भी लोगों के पास वोट करने की पावर है और अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुन सकते हैं। तो फिर क्या हम डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप में हैं? ऐसा तो नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं। ऐसा सिर्फ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से भी जब पूछा गया, जैसे कि शशि थरूर, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग डिक्टेटरशिप में तो नहीं है। अगर आपको डिक्टेटरशिप देखनी है तो अब नॉर्थ कोरिया में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं लोगों के ऊपर वहां का डिक्टेटर कितने ज्यादा सप्रेस करता है। वहां के लोगों को आजादी ही नहीं है खुल के कुछ भी करने की। वहां पे लोग एक तरीके से अपने एरिया में कंसंट्रेटेड हैं और वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी कट ऑफ हैं।
मतलब मेन डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट पावर इंडिया में नहीं परफॉर्म की जाती है। मतलब इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली लोगों के थॉट्स या बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है एक गवर्नमेंट के सेंटर लेवल पर। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों उठ के आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे पहले हम लोगों को इसकी पूरी एक हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। बेसिकली अगर हम बात करें, इंडिया में दो ही मेजर पार्टीज हैं जिनका दबदबा स्टार्टिंग से ही रहा है। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो फॉर्मेशन 1885 में ही हो गई थी, जिसका मेन काम था कि इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना एक ब्रिटिश राज में। और यही हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, जिसकी फॉर्मेशन एज अ जनता पार्टी के फॉर्म में हुई थी, जो कि एक मेन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे बनी थी। पर उसके बाद इसने एक सेक्युलर अप्रोच अपनाई और फिर एक नेशनल पार्टी बनी और करंटली ये पिछले 10 सालों से पावर में है। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी तो कई अलग पार्टी उसको क्रिटिसिज्म देती थी, और जब आज अगर बीजेपी पार्टी रूलिंग में है तो उसको भी कई पार्टीज क्रिटिसाइज करती हैं। ये तो पॉलिटिक्स का बिल्कुल इक्वल गेम है। जो पार्टी पावर में होगी तो उसकी अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करेगी। पर एक क्रिटिसिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म में बदल जाता है तो फिर ये एक गलत बात है। बेसिकली हम देखते हैं कि कई करंट ऐसे यूट्यूबर्स या फिर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम भी करती है तो उसमें भी गलतियां निकालते हैं, और जो कि एक सर्टेन फॉर्म तक सही रहता है। पर अगर ये एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए जहां पर बिल्कुल ही अच्छाई देखी ही ना जाए तो फिर ये देश के लिए भी खतरनाक चीज हो सकती है। अब अगर हम बात करें ये डिक्टेटरशिप का क्वेश्चन, तो ये डिक्टेटरशिप का क्वेश्चन मेजरली कई कारणों से उठा। पर रिसेंटली अभी हमने देखे कि जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस बनाई और मेजॉरिटी में वो थे, पर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो फिर उनके कई वोट को इलीगल करके उनकी पार्टी हार गई और बीजेपी को विनर घोषित कर दिया गया। और ये चीज जब सीसीटीवी कैमरे में आई तो ये चीज को बिल्कुल ही गलत ठहराया गया और ये चीज बिल्कुल ही सही है। बेसिकली जहां पर गलत हो रहा है और जहां पर डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है उस चीज को क्वेश्चन करना बिल्कुल ही सही है। पर फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस चीज के ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि बिल्कुल ही सही है उस रीजन के लिए। पर अगर हम बात करें सिर्फ एक सर्टेन रीजन से उठाकर अगर हम ये चीज पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं और ये कहते हैं कि पूरे इंडिया के लेवल पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है तो ये गलत है। बेसिकली इस टर्म को एटोमिस्टिक फैलेसी कहते हैं, जिसमें एक छोटे से चीज से कंक्लूजन निकाल के जब उसको एक पूरे ही बड़े चीज में कंक्लूड कर दिया जाता है। और सिर्फ यही एक सर्टेन केस नहीं है, कई केसेस में ये भी क्रिटिसिज्म उठाया जाता है अपोजिशन पार्टी द्वारा कि बीजेपी की इंस्टीट्यूशंस पे अपना होल्ड कर रही है। मतलब जैसे बात करें ईडी की, इलेक्शन कमीशन की, सीबीआई पे, इन सब पे अपोजिशन पार्टी का कहना है कि करंट गवर्नमेंट लेड बाय पीएम मोदी इस पे अपना वर्चस्व बनाने पे लगी हुई है और अपना पूरा ही पावर वो इन पे फोर्सफुली इंप्लीमेंट करते हैं। पर यही हम बात करें, इसके अपोजिशन में भी कहा जाता है कि इन चीजों का प्रयोग जब कांग्रेस पावर में थी तो इसका प्रयोग बिल्कुल अच्छी तरीके से हुआ ही नहीं, और जब यूज किया जा रहा है तो क्रिटिसिज्म हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मीडिया। कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने मीडिया पे बिल्कुल ही कंट्रोल जमा लिया है। ये बात कई हद तक अगर हम देखें तो सही भी है और कई हद तक हम देखें तो गलत भी है। अगर हम बात करें ये कितने हद तक सही है तो आजकल हम देखते हैं कि कई मेजर कॉजेज में मीडिया मेन इशू है उसको टीवी पर दिखाया ही नहीं जाता है। जैसे कि लद्दाख की स्टेटहुड की मांग जो कि कई सालों से हो रही है, लोग धरने पे भी बैठे हुए हैं, पर मीडिया उस चीज को नहीं दिखाती है। इस चीज के लिए मीडिया को बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा रही है, और जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। पता है कि हम क्या डिक्टेटरशिप में हैं? अगर हम लोगों को डिक्टेटरशिप की असलियत बात ही करनी है तो फिर हमें इमरजेंसी की भी बात करनी चाहिए, जो कि इंडिया पे इंप्लीमेंट की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। उसमें तो लोगों के राइट्स तक छीन लिए गए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो तो एक ब्लैक स्पॉट है इंडिया की डेमोक्रेटिक स्पिरिट पर, और वो एक ऐसा टाइम था जहां पर इंडिया में एक सर्टेन फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप
परफॉर्म की जा रही थी। पर अगर करंटली बात करें तो उस सिचुएशन से तो हम काफी अच्छी सिचुएशन में हैं, बट स्टिल अपोजिशन ये कहती है कि वो सिचुएशन वहां पे जरूरत थी उस चीज की। पर करंटली अगर हम देखें तो लोगों के राइट्स तो नहीं लिए गए हैं। अभी भी लोगों को उन्हें अपना राइट्स परफॉर्म करने की अनुमति दी जाती है। अगर हम मेन बात करें पॉलिटिकल पार्टीज का, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फंक्शन होता है पावर को कैप्चर करना और अपना फंक्शन को परफॉर्म करना लेजिटिमेट तरीके से। इंडिया में भी ये काम बहुत ही पहले से हुआ जा रहा है। और जैसे कि बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी ने तब वर्क किया था जब इस इंडिया में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1950s में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी एक पर्टिकुलर ऐसी पार्टी की जो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाए। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी लीडरशिप से इंडिया को एक प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में काफी हेल्प किया। फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स हों, डेफिनेटली कांग्रेस ने उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वर्क किया। इसीलिए कांग्रेस को कई ज्यादा सपोर्ट भी दिया जाता है उनके कई कामों की वजह से। जैसे कि फिर वो चाहे वो 1990s के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एलपीजी रिफॉर्म्स, फिर चाहे वो आरटीआई एक्ट, फिर वो चाहे वो एजुकेशन में डेवलपमेंट, या फिर वो फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे रूरल लेवल तक भी लोगों को काफी मदद पहुंची है। इसीलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज करती है अपने मैनिफेस्टो में। और आई थिंक इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो डेफिनेटली आप इस चीज का यूज करिए। सेम काम बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने भी ग्राउंड लेवल पर भी बहुत ही ज्यादा वर्क किए। फिर चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, या फिर इंडियन इकोनॉमी को 10th रैंक से 5th रैंक तक पहुंचाने का काम, ये भी बीजेपी ने अपने ही रूल में किया है। बट स्टिल दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगी रहती हैं। जहां पर अगर कांग्रेस बोलती है कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा बीजेपी का रूल है, तो वही बीजेपी भी अगेंस्ट में बोलती है 2008 नवीन चावला कंट्रोवर्सी में, जहां पर ये क्वेश्चंस उठे थे कि क्या इलेक्शन कमिश्नर पर कांग्रेस का रूल है या नहीं। चाहे बीजेपी क्वेश्चंस उठाती हो, इमरजेंसी, बोफर स्कैंडल, शाहबानो केस, 2G स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैंडल, तो उसके अपोजिशन में कांग्रेस भी रिप्लाई करती है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या हुआ, फार्म लॉस का क्या हुआ, और भी कई ऐसे स्कैम्स हैं जो कि बीजेपी के ऊपर लगाए जाते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि क्रिटिसिज्म तो दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे का करती रहती हैं, पर इनके बीच अगर जो मेन एम है गवर्नेंस का, जो कि है वेलफेयर लोगों का, उससे अगर लोगों का फोकस हट रहा है, गवर्नमेंट का फोकस हट रहा है, तो फिर ये गलत बात है। इस पे ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो फिर क्या बीजेपी ने काम किया है? डेफिनेटली अगर हम देखें 2014 से लेके 2023 तक इंडिया की रैंक, इसमें 10th रैंक से लेके 5th रैंक तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा हुआ है। पर ग्राउंड लेवल पर अभी भी हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक लेवल पर है। जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। पॉवर्टी रेट तो बीजेपी के गवर्नेंस ने कम हुआ है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो बीजेपी लेड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में दोनों ही टाइम पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम लेवल पर हुआ था। अगर हम ये कोविड को हटा दें और 2008 में इकोनॉमिक रेसेशंस को हटा दें। सो फाइनली अगर हम बात करें तो क्रिटिसिज्म तो उठता ही रहेगा। कोई किसी को डिक्टेटरशिप कहेगा, कोई किसी को डिक्टेटर कहेगा, या फिर कोई ये कहेगा कि हम तो अभी भी डेमोक्रेसी में हैं। लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं। लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करते हैं तो कहीं कांग्रेस को या फिर और भी अलग पार्टीज को। पर इसके बीच पावर कैप्चर करने का बोध कहीं लोगों को ये ना भुला दे कि रूरल लेवल पर भी डेवलपमेंट करना अभी भी बचा है। ये फोकस ब्लर नहीं होना चाहिए। अभी भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही ज्यादा है। लोग अभी भी सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। तो इस इलेक्शंस में जो भी जीतता है, मेन उनका फोकस होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट करें और देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।